हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा डे 6 है। आज हम अपने डे 6 में पार्ट 2 यानी कि अक्टूबर माह के पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे, जो कि 11 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक की करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंट घटनाओं को कंप्लीट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज का डे 6 है। आज हम इसमें करंट अफेयर्स के अक्टूबर माह के 11 से लेकर 20 तक की इम्पॉर्टेंट घटनाओं को कवर करेंगे। उम्मीद है कि आपने प्रीवियस पार्ट अर्थात अक्टूबर के 1 से लेकर 10 तक की करंट अफेयर्स की घटनाओं को काफ़ी अच्छे से एनालिसिस किया था और आपको वहाँ पे सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। तो आज हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए 11 से 20 अक्टूबर तक की घटनाओं को पढ़ेंगे। आप में से जो लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक की मदद से जुड़कर इसकी पीडीएफ भी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ऑलरेडी हम अपनी जितनी भी सीरीज चलाते हैं उन सब की पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे और इनकी पीडीएफ प्राप्त करते होंगे। इसके अलावा हम अपने टेलीग्राम चैनल पर एमसीक्यू की सीरीज, मैपिंग की सीरीज और बहुत सारे करंट के इवेंट्स, उनकी पिक्चर्स भी वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको वहाँ से जुड़ना चाहिए। इसके अलावा आप लोग में से जो लोग पहली बार यहाँ पे जुड़े हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि हमने लेट्स क्रैक नाम की एक अम्ब्रेला सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी लगभग 10 सीरीज हैं। उन 10 सीरीज में हमारी एक है प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज, जिसके अंतर्गत हम आपको लगभग 2000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराते हैं। फिर आती है करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज, जो कि आप ये देख रहे हैं, ये वास्तव में करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज का ही पार्ट है। और आगे है प्रीलिम्स बैक ईयर। इसमें हम आपको विगत वर्षों के यानी कि 2011 से लेकर 2020 तक के प्रश्न पत्रों को ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। करंट अफेयर्स में हम आपको लगभग 24 से 36 महीनों के करंट अफेयर्स को इतने ही 36 दिन में कंप्लीट कराएंगे। समझ गए? सीसेट की सीरीज में हम आपको न केवल कॉम्प्रीहेंशन को काफ़ी सरल तरीके से सॉल्व करने का फार्मूला बताते हैं, बल्कि हम आपको रीजनिंग के माध्यम से काफ़ी सरलतापूर्वक सीसेट को कंप्लीट कराते हैं। इसके अलावा बहुत जल्द हम मैथ की सीरीज भी शुरू करेंगे और टेस्ट सीरीज के रूप में ऑलरेडी हम आपको 80 से भी ज़्यादा एमसीक्यू अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं, जिसमें 40 प्रीवियस ईयर के होते हैं और 40 आपके नए क्वेश्चन होते हैं। तो उम्मीद है आप इतनी सारी सीरीज का लाभ ले रहे होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की करंट अफेयर्स की क्लासेस को, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमारा जो पहला आर्टिकल है वो है रुद्रम। सामान्य तौर पर आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द रुद्रम क्या है। क्या ये एक ड्रोन है, या फिर सुपर कंप्यूटर है, या फिर डीआरडीओ के द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन एयर टू सरफेस मिसाइल है? तो आप बता देंगे कि भाई साहब ये एंटी रेडिएशन एयर टू सरफेस मिसाइल है। क्लियर? किसके द्वारा बनाया गया? डीआरडीओ के द्वारा। ऑलरेडी हमने आपको शुरू से ही बता रखा है कि स्पेस की फील्ड के जितने भी प्रोविजंस होंगे वो सब इसरो फुलफिल करता है, और जितने डिफेंस से रिलेटेड होंगे या सिक्योरिटी से जितने रिलेटेड होंगे उन सबको डीआरडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है कि इसकी रेंज कितनी है, क्या करेगा, आप बस देख लीजिए। क्लियर? रेंज इस पे नहीं पूछता है। रेंज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी हैं, लाइक जैसे अग्नि 5 पे, ब्रह्मोस पे, अग्नि 4 पे, इन पे रेंज पूछता है। क्लियर? तो ये आपको नहीं याद रखना है। फिर आता है विज्ञान ज्योति। नाम से ही समझ में आ रहा, विज्ञान ज्योति तो किस मिनिस्ट्री की होगी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। 2019 में से लॉन्च किया गया। आप बस देख लो है क्या, बाकी आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ये क्या करेगा? 9 to 12 क्लास की गर्ल्स को कवर किया जाएगा, साइंस व टेक्नोलॉजी में कैरियर परस्यू कर सकें। कहने का मतलब कि वो लड़कियां जिनको साइंस की फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, या जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपने कैरियर को परस्यू नहीं करना चाहती हैं, उनको प्रमोट करने के लिए इस चीज़ की स्कीम की शुरुआत की गई है। इम्प्लीमेंट करेगी जवाहर नवोदय विद्यालय। विज्ञान प्रसार ऑटोनोमस बॉडी होती है जो मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक के अंतर्गत आती है। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक। फिर आता है हर घर जल नाम का इनिशिएटिव। गोवा पहला राज्य बन गया है जो प्रोवाइड सेफ एंड एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर। आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर?
2024 तक हर घर टोटी वाला पानी पहुंचाने की इन्होंने बात की है। इम्प्लीमेंट ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री जल शक्ति। क्लियर, आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा ये सब। हाँ, बस इतना आप याद रखिए। हालांकि हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि ग्रे वाटर क्या होता है, ब्लैक वाटर क्या होता है। ठीक है, तो ग्रे वाटर का मतलब होता है वॉशरूम का पानी, मतलब जब आप नहाते हैं तो उसके बाद जो वेस्ट पानी होता है वो होता है ग्रे वाटर। क्लियर। इसके बाद काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस है, लोकेशन के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किर्गिस्तान को लेकर। तो किर्गिस्तान कहाँ है? सेंट्रल एशिया का एकमात्र डेमोक्रेसी वाला कंट्री है, पहली बात। दूसरा, इसकी राजधानी बिश्केक है। तीसरा, ये एक लैंडलॉक कंट्री है। चौथा, इसका बॉर्डर चाइना से शेयर होता है। पाँचवा, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि भी सेंट्रल एशिया में शामिल हैं। अर्थात ये 5 कंट्री हैं जो सेंट्रल एशिया को मिलकर बनाते हैं। ठीक है, कैस्पियन सागर से 2 देशों की सीमा सेंट्रल एशिया के कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की लगती है। अब हम आपको दिखा देते हैं इसकी लोकेशन, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये है हमारा प्यारा भारत। भारत को हमने जूम किया और हम चले सेंट्रल एशिया के, यानी कि भारत के उत्तर वेस्ट की ओर। तो ये जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा, ये है किर्गिस्तान, ये है उज्बेकिस्तान और ये है आपका तजाकिस्तान। क्लियर। अब आपने जब किर्गिस्तान की लोकेशन को देखा, क्लियर, और ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ये आपकी किर्गिस्तान की लोकेशन है, समझ गए। अब आपने जब किर्गिस्तान की ये लोकेशन देखा तो आपको पता चलता है कि इसकी सीमा किससे किससे लगती है। लैंडलॉक कंट्री है। क्लियर। यहाँ पे अड्यार लेक है, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं? सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे यहाँ पे कि क्या इसकी सीमा कैस्पियन सी से लगती है। तो आप ऐसे देखो जूम करके थोड़ा सा कि ये है आपका किर्गिस्तान, यहीं से इसकी सीमा बंद हो जाती है। तो अर्थात इसकी सीमा नहीं लगती। किसकी लगती है? तुर्कमेनिस्तान की लगती है। और आप में से कई सारे लोगों को पता होगा कि हमने आज ही टेलीग्राम चैनल पर अपने इसके एक मैप को शेयर किया है, जिसमें सभी सीमा लग रही हैं कैस्पियन से। ऐसे ही हम आपको धीरे धीरे ब्लैक सी की भी भेजेंगे और मेडिटेरियन सी की भी भेजेंगे। क्लियर। तो आप ये चीज़ें समझ गए। किर्गिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, ये तजाकिस्तान और ये कजाकिस्तान। क्लियर। बाकी आपको इनकी राजधानियाँ याद करनी है। कैसे याद करेंगे? काफ़ी सिंपल है। उज्बेकिस्तान की ताशकंद है। तुर्क में से क्या आते हैं? घोड़े आते हैं, तो असगावत है, मतलब अश्वगावत। क्लियर। तजाकिस्तान की दुशांबे है। किर्गिस्तान की अभी आपने पढ़ा बिश्केक है। क्लियर। और कजाकिस्तान की क्या होगी बताइए? अस्ताना होगी। ठीक है, तो अस्ताना समिट आप हमेशा सुनते हो। क्लियर। तो इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ये 2 देश लगते हैं। देखो है, इसमें किर्गिस्तान नहीं लगता है, तो आपको ये देखना है। तो कैस्पियन सी से 2 सागर लगते हैं। तो ये है हमारा मैप। ठीक है, तो आप ऐसे देखिए कौन कौन सी सीमा लगती है। तो देखिए तुर्कमेनिस्तान की देखिए सीमा लग रही है। ठीक है, उज्बेकिस्तान की नहीं लगती क्योंकि ये लैंडलॉक है यहाँ से। ठीक है, फिर ये आपका कजाकिस्तान, तो ये कजाकिस्तान की सीमा लग गई। फिर ये ऊपर रसिया की सीमा लग गई। जॉर्जिया की नहीं लगती, अजरबैजान की लगती है। और ये आपका ईरान का। 5 कंट्री हैं जिनकी सीमा इससे लगती है। ऑलरेडी हमने इसका मैप आपको प्रोवाइड करा दिया है। क्लियर। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि 2 कंट्री हैं मिडिल ईस्ट सेंट्रल एशिया के जो इनसे लगता है। ठीक। अगला देखते हैं क्या है। एनिमल डिस्कवरीज 2019 एंड प्लांट डिस्कवरीज 2019। आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा कि ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बॉडी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके 100 वर्ष हो गए थे 2016 में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1916 में गठन हुआ था। हेडक्वार्टर कोलकाता में है। मंत्रालय एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। बायनियल बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1819 में हुआ। हेडक्वार्टर उसका पता नहीं है। मंत्रालय एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। क्लियर। इससे ज़्यादा हमें कुछ भी यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। आरटीजीएस फैसिलिटी क्या होती है? देखिए आरटीजीएस के बारे में हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था। आरटीजीएस और एनआईएफटी, आप में से जो लोग पहली बार जुड़े हैं तो वो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे हमने 24 वीडियो में पूरी इंडियन इकोनॉमी के ट्रेडिशनल पार्ट को कंप्लीट कराया है और काफ़ी अच्छे तरीके से कराया। हालांकि हम उसमें से जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको अपनी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज़ में कवर कराएंगे 1 मई के पहले, तो चिंता भी नहीं करनी है। तो आरटीजीएस फैसिलिटी होती क्या है? अभी बैंक के वर्किंग डेज में 24/7 करने की बात की जा रही है। 2 लाख से ऊपर का कैश आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं, जबकि एनईएफटी में क्या होता है 2 लाख तक का ही आप बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
ये सारी चीज़ें अधिकांशतः आप करंट अकाउंट पे देखते हैं। जो लोग बिजनेस वगैरह करते हैं वहाँ पे इस अकाउंट का उपयोग किया जाता है कि पैसे आपको तुरंत लगाने होते हैं, तो वहाँ पे काम आता है। ठीक, अब है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना CRR, SLR, RRR, RRR, MSF, ठीक है, उसी तरीके से ये भी है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि काफ़ी लंबी अवधि के लिए रेपो रेट वगैरह की कोई बात है। तो क्या है, RBI के द्वारा काफ़ी बार बैंकों के पास कम पड़ जाता है क्या पैसा, तो RBI से वो उधार लेते हैं लंबे समय तक, मतलब 1 से 3 वर्ष के लिए उधार लेना। क्लियर, लायबिलिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में कम समय के लिए पैसा लोन लेना। क्लियर, सिंपल सी बात है, आप समझ गए कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि काफ़ी लंबे समय तक के लिए पैसे को उधार लेना। ठीक है, बाकी आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। फिर आता है ब्रह्म कमल, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि ब्रह्म कमल क्या होता है, कहाँ मिलता है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता है। बट आप देख लो कि स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तराखंड है, सूर्यास्त में खिलता है। यहाँ ध्यान देना, सूर्यास्त ना कि सूर्योदय, वर्ष में एक बार ही खिलता है। ठीक है, हिमालय, हिमाचल, उत्तराखंड, मावलिया, साउथ चाइना। ब्रह्म कमल को आप लोग वो मत समझ जाइएगा क्या, सुबह वाला जो कमल होता है ना सफ़ेद वाला, उसको मत समझ जाइए क्योंकि वो तो डेली खिलता है और ये रात में खिलता है। हरिकेन डेल्टा क्या है, USA में काफ़ी ज़्यादा हरिकेन आए हैं, सबसे बड़े खतरनाक तूफान होते हैं। जैसे आप नाम सुनते हो ना, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इंडिया में हम इसे क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, मतलब साइक्लोन, बंगाल व अरब सागर में। ऑस्ट्रेलिया में उसे विली विली कहते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न में टाइफून कहते हैं। ये सारी चीज़ें, बाकी हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात से रिलेटेड सीरीज ऑलरेडी अपनी ज्योग्राफी की कर रहे हैं प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में, तो वहाँ पे हम आपको डेप्थ में चक्रवात बनते कैसे हैं, वायुदाब होता क्या है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी कुछ वर्षों से इस पर प्रश्न नहीं आया है। तो आपसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय या बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात, इनके भी डिफरेंस को पूछ लेगा। साथ ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा क्यों आते हैं अपेक्षाकृत अरब सागर के, इस पे भी क्वेश्चन पूछेगा। तो इतने सारे क्वेश्चन हम अपनी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में कंप्लीट करेंगे। हो सकता है कि उसमें नेक्स्ट पार्ट ही हो, तो PDF ऑलरेडी हमने शेयर कर दी है। आप लोगों में से जो लोग देख रहे होंगे, तो प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज की 320 टॉपिक की हमने PDF शेयर कर दी है, तो उसी में वो है शायद 280 से लेके 300 तक के टॉपिक के मध्य। क्लियर, तो देखिएगा, हम पढ़ाएंगे उसको भी। फिर आता है क्या, सिंड्रेला येलो वेन क्लियरिंग वायरस, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि ये सिंड्रेला क्या है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे क्या है, बट आपसे इस बॉडी को जरूर पूछेगा, CMS के बारे में। ये क्या है, CMS को बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, इसे UNEP के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन घुमा देगा। एक बार तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि बॉन कन्वेंशन का संबंध किससे है, तो पहली बात एनवायरनमेंट से रिलेटेड, दूसरा बॉन कन्वेंशन किस बॉडी से रिलेटेड है, CMS से। CMS का मतलब कंजर्वेशन माइग्रेटरी स्पीसीज, और इसको कौन चलाता है, UNEP। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर बात आती बॉन आखिरकार है कहाँ पे, तो बॉन ये हमारा जर्मनी में है। तो एक बार आप जर्मनी की लोकेशन देख लीजिए, ये है हमारा प्यारा भारत। इधर से हम चले वेस्ट की ओर, और वेस्ट की ओर चलने के बाद हमें मिला स्पेन, ये फ्रांस, और ये है जर्मनी। क्लियर, जर्मनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये नॉर्थ सी से टच होता है, दूसरा ये बाल्टिक सी से भी टच होता है। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार आपको बाल्टिक सी क्यों दिखा रहा हूँ, लास्ट ईयर वाले में भी आपको बाल्टिक सी दिखाया, यहाँ पे भी बाल्टिक दिखाया, क्योंकि इस वर्ष बाल्टिक सी काफ़ी चर्चा में रहा है। बाल्टिक सी और उत्तरी सी, क्लियर, मतलब नॉर्थ सी और बाल्टिक सी। तो आपको अच्छे से पता है कि यूपीएससी करंट वाले इंसिडेंट पे ज़्यादा फोकस करती है। तो अगर आपसे उसने बाल्टिक सी पे क्वेश्चन पूछ दिया तो नॉर्मल स्टूडेंट को तो आता नहीं है, आपको भी फिर नहीं आएगा। तो इसलिए हम आपको बार बार यहाँ पे रिवाइज कराते हैं कि भाई बाल्टिक सी से लाटविया भी लगता है, बाल्टिक सी से लिथुआनिया भी लगता है, फिनलैंड भी लगता है, स्वीडन भी लगता है, रसिया की ये टेरिटरी है छोटी सी, यहाँ से रसिया भी लगता है, पोलैंड भी लगता है और जर्मनी भी लगता है। क्लियर, तो इसलिए हम आपको ये चीज़ें याद कराते हैं। समझ गए, तो ये लोकेशन आप समझ गए, बाकी आपको इसमें कुछ भी देखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ये बर्लिन है आपका,
अब आप में से कई सारे लोगों को कहोगे सर आप बॉन दिखाए तो हो नहीं, तो देखो आप एक बार बॉन को देख ही लो भाई। तो ये है बॉन सिटी जर्मनी की, क्लियर। ये देखो बॉन है यहाँ पे, ठीक है। तो बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी यहाँ जानने की ज़रूरत है नहीं। चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले आर्टिकल को, क्या है। हाँ, एकमात्र कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीसीज से, ये नहीं याद रखना है। अब आता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। ये क्या होता है? खतरनाक गैस है। आप में से पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने आपको क्या पढ़ाया था, SO2 के बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। तो बिल्कुल वही चीज़ है, आपसे यहाँ पे भी इस पर भी क्वेश्चन बनता है। क्या बनेगा? 300 गुना ज़्यादा खतरनाक है CO2 से, मतलब सबसे खतरनाक गैसों में से एक है। थर्ड हाईएस्ट कंसंट्रेशन है अर्थ में, मतलब कि अर्थ में अगर मात्रा की हम बात करें तो ये तीसरे नंबर पर आती है, सबसे ज़्यादा मात्रा इसकी विद्यमान है। पहले नंबर पे CO2 की है, दूसरे पे मीथेन की है और तीसरे पे इसकी है, क्लियर। तो आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछेगा कि नाइट्रस ऑक्साइड के संदर्भ में सत्य है या असत्य है, तो आपको दे देगा कि सबसे खतरनाक गैस है, CO2 से सबसे ज़्यादा खतरनाक है, थर्ड हाईएस्ट कंसंट्रेशन है अर्थ में, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो, ठीक है। NO2 125 वर्षों तक वातावरण में रह सकता है, मतलब ये जल्दी से डिग्रेड नहीं होती, क्लियर। या आप कह सकते हैं इसका विलयन उतनी फास्ट नहीं होता। ओजोन के लिए काफ़ी हार्मफुल है, मतलब ओजोन जो परत है हमारी उसके लिए काफ़ी हार्मफुल है, ठीक है। 20% का इजाफा देखने को मिला, अर्थात इसमें फिर से बढ़ोतरी हुई है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी कई बार यूपीएससी पूछता है कि हाल ही में इसमें कमी देखने को मिली है, तो बिल्कुल भी नहीं, इसमें बढ़ोतरी ही हुई है, क्लियर। फ्यूचर अर्थ का प्रोजेक्ट है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, मतलब फ्यूचर अर्थ नाम का एक इंस्टीट्यूट है, NGO है, थिंक टैंक, उसका एक प्रोजेक्ट है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट क्या है, बस आपसे सिंपल सा जो क्वेश्चन पूछना है उसको वो यही पूछेगा कि आप ये बताइए कि ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, क्लियर। फिर आता है SIAA, काफ़ी इम्पॉर्टेंट बॉडी है, क्यों? इसका पूरा नाम है सकल इंटरनेशनल एशिया एरिया, फाउंडेड 1934 में। क्या काम है? प्रोमोटिंग ग्लोबल टूरिज्म फ्रेंडली ऑल सेक्टर्स ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री, मतलब कि टूरिज्म की फील्ड में, टूरिज्म के हर एक सेक्टर्स को हर एक फील्ड में इम्प्रूव करना या उसको प्रमोट करना। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लोबल नेटवर्क ऑफ टूरिज्म प्रोफेशनलिज्म प्रमोटिंग टूरिज्म बिजनेस एंड फ्रेंडशिप वर्ल्ड वाइड। कहने का मतलब विश्व की सभी संस्थाओं का इसमें मेल होता है, वो सब मिलकर टूरिज्म को अपनी अपनी कंट्री में प्रमोट करते हैं, क्लियर। UNTO का भी एफिलिएटेड सदस्य है, मतलब UNWTO जो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी ये मेंबर है, समझ गए। तो आपको पूछेगा नहीं, हालांकि अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो बॉडी है SIAA क्या UN की बॉडी है? तो नहीं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप इसको इम्पोर्टेंट क्यों कह दिए? इम्पॉर्टेंट इसलिए कह दिया क्योंकि आजकल टूरिज़्म पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि यूपीएससी कई बार क्या करती है ना, कुछ इतनी नई बॉडी पूछ लेती है जो हमने कहीं पे सुना भी नहीं होता है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और ऑप्शन कहाँ गलत कराएगा? ऑप्शन ये तो सही देगा पर्पस, और आप पर्पस को करेक्ट भी कराओगे, बट यहाँ से क्वेश्चन को गलत कर देगा। और एक और क्वेश्चन दे देगा इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो आप बताइए क्या सब लोग इसमें मेंबर हैं? इंडिया मेंबर नहीं हो सकता है, कोई बुरी चीज़ तो है नहीं, तो इंडिया भी मेंबर होगा, ठीक है। फिर आती है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट। इस इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट को वैसे तो आप मेंस में यूज करेंगे, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे बहुत ही मुश्किल है, क्लियर। तो देखते हैं क्या है। कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑक्सफैम के द्वारा। ऑक्सफैम एक तरीके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया एक इंडेक्स होता है, ठीक है। 158 कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। 3 पैरामीटर्स को बेस बनाया जाता है, पब्लिक सर्विसेज, टैक्सेशन एंड वर्कर्स राइट। आप क्या किया करें, जब भारत में असमानता को दूर करने की बात आती है और आपसे वो सजेशंस मांगते हैं ना, तो आप इन्हीं 3 पॉइंट्स को बताया करें कि सर पब्लिक सर्विसेज को हमें अवेल कराना चाहिए, टैक्सेशन पॉलिसी में रिफॉर्म लाना चाहिए, वर्कर्स के राइट की बात करनी चाहिए, तभी हम इंडिया से इनइक्वालिटी को पूरी तरह से कम्प्लीटली ख़त्म कर पाएंगे, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आपका अच्छा हो जाता है। खैर फिर भी आपको चिंता और चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है।
30 जून से हम आपके लिए लेट्स क्रैक विथ मेंस नाम की सीरीज की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम आपको 20,000 से भी ज़्यादा आपको आंसर राइटिंग की फ्रेमिंग प्रोवाइड करेंगे और साथ ही आपको एक एक लाइन बाय लाइन क्वेश्चन कैसे करना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड पूरा जीएस का फाउंडेशन का कोर्स, पूरा हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कंप्लीट करा देंगे और उसका इतनी बार रिवीजन कराएंगे कि सिर्फ वही आएगा क्वेश्चन जो हम बताएंगे। क्यों? क्योंकि 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर 100 कैसे? 4 पेपर जीएस में आपसे 80 क्वेश्चन पूछे गए, 20-20 हम मान के चलते हैं, और 20 क्वेश्चन आपसे ऑप्शनल में पूछे गए, 20 फर्स्ट पेपर में और 20 सेकेंड पेपर में, 120 मान लीजिए क्वेश्चन आपके टोटल आए। तो इन 120 क्वेश्चन को हम अपने 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करके बता देंगे। दूसरी चीज़, हमारा जो टॉपिक होगा एथिक्स, उसको तो हम आपको पढ़ाएंगे ही, साथ ही हम आपको एसे राइटिंग करा ही रहे हैं, उसको वहाँ पे भी शुरू करेंगे, और हिस्ट्री ऑप्शनल तो हम आपका पूरा कंप्लीट कराएंगे ही, लेकिन सब पार्ट के रूप में, अर्थात आपको स्पीड फास्ट मोड में बूस्टर देने के लिए हम इस सीरीज को भी शुरू करेंगे। क्लियर? तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी। कई सारे बच्चों के कमेंट आते हैं सर मेंस का क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। जब तक आपकी अपनी एकेडमी है तब तक आपको किसी पर निर्भर होने की अब आवश्यकता नहीं है। क्लियर? फिर आता है फिशिंग कैट। फिशिंग कैट ऑलरेडी मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था और मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है। अब इसे एम्बेसडर डिक्लेयर कर दिया गया, आपसे नहीं पूछेगा, अर्थात किसी स्पीसीज के संरक्षण के लिए कारण उसका उपयोग महत्व काफ़ी ज़्यादा है। साउथ व साउथ ईस्ट एशिया में सुंदरबन, हिमालय के गंगा ब्रह्मपुत्र, पश्चिमी घाट वनरेबल है IUCN में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि IUCN में इसका स्टेटस क्या है, तो आप कहेंगे वनरेबल है। चिल्का झील है, एशिया की सबसे ब्रैक फिश लेक है, दया नदी के मुख पर, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? रामसर साइट्स में पहली इंडियन वेटलैंड्स में शामिल है 1981 में, मतलब जो चिल्का लेक है वो रामसर साइट में शामिल है, ठीक है। रामसर साइट अपडेट हुई हैं, तुम उनको कराएंगे, चिंता नहीं करना है आपको। क्लियर? तो आपको यहाँ क्या याद रखना है? केवल ये याद रखना है कि जो फिशिंग कैट है वो सुंदरबन, हिमालय के गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन और पश्चिमी घाट, अर्थात लगभग समस्त भारत में पाई जाती है, ठीक है, वेस्टर्न एरिया को छोड़कर, इंडिया के जो राजस्थान के एरिया है, और IUCN में वनरेबल है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा। फिर आता है माउंट किलिमंजारो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी आपकी इसकी लोकेशन देखेंगे ना, और इसको देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। जैसे मुझे कुछ अगर पर्वतों में कुछ पर्वत अच्छे लगते हैं जिनको देखना अच्छा लगता है, तो एक तो है माउंट किलिमंजारो और दूसरा है माउंट पेकेटू। हालांकि हम आपको अभी दोनों दिखा देंगे, क्योंकि आपके मन में नहीं तो ये रहेगा सर बताओ अकेले अकेले आपने पेकेटू देख लिया, तो दोनों दिखाएंगे। तो माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है। क्लियर? तंजानिया कहाँ पे बताइए? तस्मानिया, तंजानिया अलग अलग हैं। तस्मानिया आपका कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के नीचे। तंजानिया कहाँ है? अफ्रीका में। अभी दिखाते हैं। अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक है। विक्टोरिया झील को 3 देश सीमा बनाते हैं, तंजानिया, युगांडा और केन्या, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, मतलब वहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते हैं, इतना ऊंचा माउंटेन है। तो हम आपको दिखा सकते हैं कि ये कैसा बना है और है कैसा। तो ये है हमारा प्यारा अफ्रीका, हमारा नहीं है, मतलब अफ्रीका वाले भी सोचते होंगे बताओ इंडिया वाले कितने चोर टाइप के लोग हैं कि अपने को अफ्रीका बना ले रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी कॉलोनी बसा रहे हैं। तो ये देखिए, ये आप देख रहे हो ना, ये है आपकी लेक क्या? विक्टोरिया। क्लियर? अब आपने ये लेक विक्टोरिया देखी, यहीं पे है आपका क्या? माउंट, एक मिनट हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करेंगे। हाँ चलिए हम आपको वैसे ही करके दिखाएं, नहीं तो ऐसे तो छिपा छिपा वो लग रहा है कहीं पे। किलिमंजारो, ये देखो यहाँ पे आपको मिलेगा माउंट किलिमंजारो, ये देखिए, ठीक है। वाओ, है नाइस प्लेस। तो आप ऐसे देखिए, देख सकते हैं इसको, थोड़ा हम इसको जूम करते हैं। ये 2D में है, ठीक है, ये हमने आपको 3D में दिखाया। तो ये देखिए, आप ऐसे देखिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये ऐसे आप दिखाया आपको सही, ठीक है। तो ये देखो, ये माउंट किलिमंजारो, यहाँ पे आप आराम से खड़े हो सकते हो, टहल सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, खाना ना खा सकते हो, ठीक है। ये पूरा का पूरा लावा है। तो ये चीज़ें आपने देख ली, मतलब काफ़ी भव्य बना है ये, ठीक है।
तो ये चीज़ें हो गई आपकी। तो अब हम चलते हैं कहाँ पे, हमने आपको एक और प्रॉमिस किया था कि ये तो हमने दिखा दिया माउंट किलिमंजारो, फिर हमने आपको यहाँ पे दिखाना था क्या, विक्टोरिया लेक। तो 1 मिनट, ये उल्टा हो गया मैप। अच्छा ये देखो, ये आपकी है विक्टोरिया लेक, ठीक है। यहाँ पे आपको युगांडा मिलेगा, केन्या मिलेगा, और ये आपका है तंजानिया। अब आपको 2 चीज़ें याद रखनी, एक तो युगांडा, एक तो केन्या, और तीसरा ये क्या, सोमालिया। ये तीनों के तीनों इक्वेटर से होके जाते हैं, ठीक है। मतलब तंजानिया नहीं जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको हम दिखाते हैं माउंट पेकेटू, कहाँ पे होगा बता सकता है कोई? अच्छा बिल्कुल सही आपने बताया, ये कहाँ पे हमारा वो जाता है ना, क्या नाम है उसका, याद करिए, उत्तर कोरिया का जो तानाशाह है, देखिए यहाँ पे है माउंट पेकेटू, वो यहीं जाता है हमेशा घोड़े के साथ में। अभी एक उसकी पिक्चर वायरल हुई थी, क्लियर। माना जाता है सबसे पवित्र है, ठीक है, क्योंकि ये जो हेवन लेक है ना, यहाँ पे स्वर्ग की झील, आप ऐसे देख सकते हो, ये देखो ये है, ये हेवन लेक है। माना जाता है यहाँ पे स्वर्ग का पानी आता है रोज़, ठीक है। तो वो यहाँ गया था घूमने, माउंट पेकेटू। मतलब जितने भी राजा होते हैं वो सब यहीं पे जाते हैं नॉर्थ कोरिया के, ठीक है। इसकी ऐसे लोकेशन आप देख सकते हो, माउंट पेकेटू, ये देखें, ये बना हुआ कितना मनोरम दृश्य है, ठीक है। कभी अगर आपकी दोस्ती हो जाए ना उसकी उत्तर कोरिया के तानाशाह के साथ में, तो जाइएगा घूमने यहाँ पे। ये देखिए हैं, ऐसे ही पिक्चर्स उसकी वायरल हुई थी, देख रहे हो कितना अच्छा दृश्य है। तो वो घूमने गया था यहीं पे, ठीक है। चलो अच्छी बात है, बाकी जब आपको समय मिलेगा IAS बनने के बाद तब घूमना। इतनी बातें हमने आपको दिखा दी, यानी कि सारी चीज़ें आपको दिखा दी, अब कुछ भी नहीं देखना है। फिर बात आती है क्या, नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा नोबेल प्राइज़ ऑफ इकोनॉमिक्स किसको मिला है, क्लियर। और ये जो इकोनॉमी के टर्म पे खोजा क्या है, इस पर भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हालांकि इससे पहले एक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है 2018 से, क्या, जिसमें 2018 में जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, क्वेश्चन उस पर पूछा जाएगा, हो सकता है वो हम आपको पढ़ाएंगे, गिग इकोनॉमी क्या होती है, क्लियर। तो वो हम आपको पढ़ाएंगे। वास्तव में गिग इकोनॉमी में क्या होता है कि हम परचेज़ करते हैं, हायर करते हैं लोगों को कुछ समय के लिए कि आप हमारे यहाँ इतने दिन तक काम कीजिए, बस उसको गिग इकोनॉमी बोलते हैं। बाकी उसको डिटेल में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। टीच फॉर ट्राइबल इनिशिएटिव, ट्राइबल का है, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक है। वनधन विकास केंद्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या है, ट्राइफेड का इनिशिएटिव है, तो मिनिस्ट्री कौन होगी, ट्राइबल होगी। जीविकोपार्जन का तरीका बताते हैं कि बाज़ार में आपको प्रोडक्ट कैसे बेचना है। आप देखते होगे ना कि क्या होता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो अपनी पैकेजिंग सही से नहीं कर पाते या अपने आइटम्स को अच्छे से डेकोरेट नहीं कर पाते, तो उनका प्रोडक्ट उतना महंगा नहीं बिकता। सपोज़ करो ट्राइफेड वालों को आप मेरे से ले लो, हालांकि मेरा बनाने का तो पर्पज़ वो भी है, बना देंगे, लेकिन वही है ना, फिर आप लोगों को खुद लगेगा कि अरे मास्टर हम भी PDF ही निकलवा लेते हैं। इसीलिए हम खुद अपने हाथ से नोट्स लिखते हैं। हाथ से लिखने में बहुत सारी चीज़ें फ़ायदे में होती हैं। एक तो आपका कंसंट्रेशन नहीं टूटता है, दूसरी चीज़ आपकी राइटिंग अच्छी होती है, तीसरी चीज़ आपको चीज़ें याद रहती हैं। नहीं तो आप अगर हाथ से लिखेंगे नहीं और PDF की स्लाइड देखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि किसी और ने PDF बनाई, स्लाइड्स बनाई और आपको यहाँ पढ़ना पड़ रहा। फिर हम कैसे बता पाएंगे कि प्रीवियस पार्ट में हमने आपको ये पढ़ाया था, वो पढ़ाया था, ठीक है। तो इसलिए हम हैंड रिटन करते हैं। तो अब इसी को सपोज़ करो हम बेहतरीन तरीके से, जैसे हमारी जो फर्स्ट स्लाइड आती है वैसी ही स्लाइड बना बना के आपको पढ़ाएं, ठीक है। और आपको कैमरे के सामने अपनी पिक्चर्स भी दिखाएं, बिल्कुल ख़राब सी पिक्चर्स, ठीक है, तो आप बड़े खुश होंगे। या फिर हम वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए आपको डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट आएँ और फिर आपसे बोलें कि आप बच्चों कैसे हो। तो ये हो गया मार्केटिंग। बट हमारे पर्पज़ तो मार्केटिंग है नहीं, हमारा पर्पज़ है आपको बेस्ट से बेस्ट देना और आपको एज IAS बनाना, बाकी कोई पर्पज़ नहीं है। तो वही बस अंतर है। तो ट्राइफेड के लोगों को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, हालांकि हमको तो पता है लेकिन फिर भी हम नहीं करते। लेकिन ट्राइफेड के लोगों को पता नहीं होता कि हमें एडवर्टाइज़ कैसे करनी है, क्लियर। तो उसी चीज़ को सिखाया जाता है। फिर आता है हमारा इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम, इम्पॉर्टेंट है। नीति आयोग और USAID का जॉइंट इनिशिएटिव है। रिसर्च, थिंक टैंक आदि को शामिल कर लॉन्ग टर्म एनर्जी बिल्कुल भी नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। तो बस इतना जानना है कि एनर्जी से संबंधित था। पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा था, NDB को पढ़ा था, नेशनल डेवलपमेंट बैंक को, सॉरी न्यू डेवलपमेंट बैंक को, क्लियर।
अब हम देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर है। वो किसकी थी? वो ब्रिक्स की थी। क्लियर? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है? ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। दूसरी बात, 1966 में बनाया गया, हेडक्वार्टर मनीला में है। मनीला कहाँ का है बताइए? फिलीपींस का है। यूएन में ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है, 68 कंट्री इसके मेंबर हैं और ख़ास बात क्या है कि 49 कंट्री इसमें एशिया के हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में केवल और केवल एशिया कंट्री के ही मेंबर हैं? तो नहीं भाई, केवल एशिया के नहीं है, 49 एशिया के हैं, बाकी अदर कंट्रीज़ भी हैं। क्लियर? सबको इक्वल वोटिंग राइट नहीं होता। जैसे आप एनडीबी में पढ़ते हो ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक में, उसमें सबको इक्वल वोटिंग राइट प्राप्त होता है। इसमें क्या पैसे के हिसाब से वोटिंग है। जैसे आप देखोगे AIIB को, जिस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है, 2019 में पूछा था, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। ठीक, 19 दिसंबर के अनुसार सबसे बड़े 5 शेयर होल्डर कौन से हैं? जापान, USA, चाइना, इंडिया, मतलब इंडिया का नंबर चौथे नंबर पे है। एशिया और पैसिफिक रीजन में गरीबी कम करना। एशिया पैसिफिक रीजन क्या होता है? आप ऐसे देखो, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये है एशिया रीजन पूरा, ठीक है, ये पूरा रीजन कौन सा है? एशिया का। और ये रीजन कौन सा है? पैसिफिक का। समझ गए? प्रशांत महासागर। अर्थ गोल है। आप लोग कभी कभी क्या होता है, वो वाला मैप देखते हो तो आपको लगता है कि वहाँ से जाने में अर्थ बंद हो गई और फिर हमें वापस जाना पड़ेगा। क्लियर? तो ऐसा नहीं है, आप पुनर्जागरण को क्रॉस कर चुके हैं और आपको अच्छे से पता है, मैगलेन नामक व्यक्ति ने तो पूरी अर्थ का ही चक्कर लगाया था। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको देखना है। कई क्षेत्रों में वर्क करती, वो आपसे नहीं पूछेगा। फिर आता है कामधेनु दीपावली अभियान, बिल्कुल नहीं पूछेगा आपसे, ना ही आपको याद रखना है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग 2019 में गठित किया गया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोकुल मिशन किससे संबंधित होगा? स्वदेशी गाय की नस्लों से। बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। फ्लाई एस पे यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखा है, इस बार भी पूछा, और मेरे हिसाब से शायद यूपीएससी ने 1995 से लेकर अभी तक लगभग 3 बार फ्लाई एस पे क्वेश्चन पूछा है। क्लियर? तो क्या है देख लेते हैं। हालांकि इस वर्ष तो नहीं आएगा, 2022 में जरूर पूछा जा सकता है कि उप उत्पाद है कोयला के जलने के बाद पावर प्लांट थर्मल से ओरिजिनेट होता है या एमिट होता है। इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड व कैल्शियम ऑक्साइड शामिल होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, तो आप बता देंगी कि इसमें ये चीज़ें शामिल होंगी। ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट जैसा होता है, पानी में मिलाने पर जम जाता है, काफ़ी उपयोगी है, बुरे प्रभाव भी इसके पड़ते हैं, जैसे टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट है, कई बीमारियों को जन्म देता है, जल को दूषित करता है, मिट्टी को प्रभावित करता है। सिंपल सी आपको बात बताएं, जैसे आप लोग देखे होंगे कि आपके गली मोहल्ले के आसपास कभी हाईवे का निर्माण होता होगा, ठीक, उसमें काला काला, हल्का सा काला काला टाइप की मिट्टी आती है खूब ज़्यादा। जब ब्रिज वगैरह का निर्माण होता है ना, तो मिट्टी का उपयोग किया जाता है, या कहीं पे आप देखेंगे फैक्ट्री वगैरह में भराव किया जाता है, मतलब वहाँ पे खाली जगह होती है तो उसको भरा जाता है, उसको बोलते हैं फ्लाई ऐश। क्लियर? तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। देखते हैं अगर मिल जाता है तो हम आपको शेयर करेंगे, अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको शेयर करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। फिर बाकी आपको इतना पता ही चल गया होगा आप में से अधिकांश बच्चों को। चलिए अगला क्या आता है, एनटीपीसी को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। ये आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा कि एनटीपीसी को महारत्न का प्राप्त है। ठीक है। फिर आता है मार्स अपोजिशन, ये क्या है? ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इफेक्ट है। क्या है? मार्स, सन, अर्थ एक ही स्ट्रेट लाइन में। सिंपल सी बात है, वही हम लोग पढ़ते हैं ना, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, बिल्कुल वही चीज़ है कि मार्स, सन, अर्थ एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाए। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ये वीडियो देखिए, देख रहे होंगे, तो ये वीडियो आपको एक चीज़ दिखा दे रहा है, क्लियर, कि मार्स कैसे इसके एक ही लाइन में आ जाता है। ठीक, हालांकि यहाँ पे मार्स को दिखाया गया, चंद्रमा को। वैसे तो अर्थ के साथ ऐसी घटना सुपीरियर प्लैनेट के साथ देखने को मिलती है। सुपीरियर प्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो किसी अन्य सन के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। मतलब क्या है कि एक्सो प्लैनेट एक तरीके से जो होते हैं वही सुपीरियर प्लैनेट होते हैं। एक्सो प्लैनेट में आप क्या पढ़ते हो कि वो प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर किसी दूसरे सोलर सिस्टम में चक्कर लगाते हैं। जैसे आप हमारा सोलर सिस्टम ये देख रहे हो ना, ये ऐसा हमारा सोलर सिस्टम है, सब हमारे ग्रह देखिए चक्कर लगा रहे हैं। तो उसी तरीके से इस सन के अलावा और भी तो सन हैं पूरे ब्रह्मांड में, उनका जो चक्कर लगाते हैं वो कहलाते हैं सुपीरियर प्लैनेट या एक्सो प्लैनेट। यूपीएससी आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगी
कि सुपीरियर प्लैनेट कौन होते हैं, जिनका मास अर्थ से ज़्यादा होता है, जिनका साइज अर्थ से ज़्यादा होता है, जो मंगल और जुपिटर के मध्य पाए जाते हैं। ऐसे उटपटांग के क्वेश्चन बनाएगी और फिर आपको लास्ट ऑप्शन दे देगी जो किसी दूसरे सन के ऑर्बिट के चक्कर लगाते हैं, तो ध्यान देना है। ठीक, प्रति 26 मंथ में देखने को मिलता है, आपसे नहीं पूछेगा। 6 से 13 अक्टूबर बिल्कुल नहीं पूछेगा। सन और मार्स के मध्य अर्थ आ जाती है, दूरी निश्चित नहीं, रास्ता भी निश्चित नहीं, आपसे नहीं पूछेगा। फिर आता है ईविन। ईविन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द ईविन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी के लिए। बाकी आपसे इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत है नहीं। फिर आता है इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम, इम्पॉर्टेंट है, IMD के द्वारा, मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। क्लियर। उद्देश्य इकोनॉमिक लॉसेस व प्रॉपर्टी चेंजेस को डैमेज को चक्रवात के खतरे से कम करना। काफ़ी सारे डाटा का अध्ययन करेगा। IMD किसकी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, अर्थ मिनिस्ट्री। आपको यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देगा कि ये साइंस टेक के अंतर्गत आती है क्या, तो नहीं। ठीक। फिर आता है मोज़ेक एक्सपीडिशन। मोज़ेक एक्सपीडिशन क्या है, मोज़ेक मिशन आप सुनते हो, हमने ऑलरेडी MCQ भी आपसे पूछ रखा है। तो क्या है, पूरा नाम है मल्टी डिसिप्लिनरी डिराफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट, मतलब आर्कटिक क्लाइमेट को अध्ययन करने के लिए मोज़ेक मिशन लॉन्च किया गया। इंटरनेशनल रिसर्च एक्सपीडिशन है, आर्कटिक ओशन में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को अध्ययन करेगा, जलवायु परिवर्तन का भी अध्ययन करेगा। फिर आता है इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ लीडिंग पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट बाय जर्मनी के द्वारा रन किया जा रहा है, आपसे नहीं पूछेगा। RV पोलिस्टन ये एक पोलर रिसर्च शिप है, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है थट्टेकड बर्ड सेंचुरी कहाँ की है, केरल की पहली बर्ड सेंचुरी। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही थट्टेकड बर्ड सेंचुरी कहाँ की है, तो आप बता सकते हैं केरल की है। इसका दूसरा नाम सलीमली है, ये तो आप हमेशा सुनते रहते हैं। ठीक। पेरियार रिवर के उत्तरी किनारे पर है, पेरियार कहाँ की रिवर है, केरला की। ठीक है, आपसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर आता है इलेक्शन सिंबल्स। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इलेक्शन सिंबल्स कौन देता है। ठीक है, इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट अमेंडमेंट ऑर्डर 2017 के अंतर्गत दो तरह के सिंबल हो सकते हैं। एक रिजर्व्ड होता है, यानी कि वो नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए गए होते हैं, और 8 नेशनल पार्टी इस समय हमारे यहाँ हैं। ठीक है, और 64 स्टेट पार्टी हैं। सिंपल सा क्वेश्चन कभी कभी UPSC ऐसा भी पूछ सकती है, क्योंकि आजकल चुनाव काफ़ी ज़्यादा होते हैं, चुनाव पे चर्चा भी होती है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कौन सी 8 नेशनल पार्टी हैं। अभी तक 7 नेशनल पार्टी थी, अब 8वीं बन गई है। तो देखो दिखाते हैं कौन कौन है। पहली है भारतीय जनता पार्टी BJP, दूसरी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी INSC, तीसरी है BSP मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी, चौथी AITC मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो कि आप देखते हो ना ममता बनर्जी की। फिर है CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर है CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, फिर है NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और फिर है NPP नेशनल पीपल पार्टी। NCP पार्टी किसकी, शरद पवार की। क्लियर। तो ये 8 पार्टियां आपको देखने को मिली। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। NPP को हालांकि अभी दर्जा दिया गया है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आता है फ्री सिंबल्स, कौन, किसी को भी दिए जा सकते हैं 200 में। जैसे इस समय आप पंचायत में देखते होगे कई प्रकार के हैं, किसी का उगता सूरज है, तो किसी की छड़ी है, तो किसी की इमली है, किसी का मकान है, कभी किसी का ओझा करते हुए किसान है। ठीक है, तो ये आपसे नहीं पूछेगा। द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन को पावर होता है कि वो लोगों को सिंबल दे दें। जब पार्टी 2 भागों में टूट जाती तब भी EC के द्वारा पूरा पावर होता है कि किसे सिंबल देना है। आपको लग रहा होगा सर ऐसे लाइन क्यों लिख दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद, ठीक है, पार्टी 2 भागों में टूट गई थी। कौन कौन सी, अखिलेश यादव की, मतलब जो सपा पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो 2 भागों में टूट गई थी, एक शिवपाल सिंह के नेतृत्व में और दूसरी अखिलेश यादव के। शिवपाल सिंह साइकिल जो प्रतीक चिन्ह था सपा का वो डिमांड कर रहे थे, बट वो मिला किसे, अखिलेश यादव को। ठीक है इसलिए चर्चा में रही, तो आपको ज़्यादा इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है।
फिर आता है स्टार्स प्रोजेक्ट। स्टार्स प्रोजेक्ट क्या है? पूरा नाम स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट, यानी कि सिंपल सी बात है, आपसे अगर पूछेगा हाल ही में चर्चा में रहा इनिशिएटिव स्टार्स प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, तो आप बता देंगे टीचिंग से संबंधित है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी आप लोग पढ़ते हैं कि जिसमें केंद्र व राज्य दोनों की फंडिंग हो। क्लियर? सेंट्रली सेक्टर क्या होता है? जिसमें केवल और केवल सेंट्रल का पैसा हो। क्लियर? फिर बात आती है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत होगा? एजुकेशन की बात है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री होगा। पर्पस स्कूल एजुकेशन की डेवलपिंग की बात, ताकि आउटकम अच्छी आ सके। अभी शुरुआत में 6 स्टेट में से लॉन्च किया गया है। ठीक, फिर आता है स्टैक्ड वुड्स। ये क्या है? यूएन द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है कई सारी संस्थाओं के डाटा का उपयोग करके इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड के मौके पर। इसमें क्या होगा कि 71% जो महिलाएं हैं वो मॉडर्न स्लेवरी का पार्ट हैं। मॉडर्न स्लेवरी का मतलब आधुनिक दौर में जो दासता दिखाई जाती है वो कैसे इसको डिफ़ाइन किया है इन्होंने डिफ़ाइन ऐसे किया है कि इस समय 99% जो वुमेन हैं वो फोर्स सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होती हैं। 84% जो वुमेन हैं वो फोर्स्ड मैरिज का शिकार होती, मतलब उनकी मर्जी नहीं होती, बस उनकी बिना मर्जी के विवाह कर दिया जाता है। और 58% वुमेन होती हैं जिनको फोर्स्ड लेबर का दर्जा मिलता है। जैसे सपोज़ करिए कि कोई वुमेन है, उसका विवाह हो गया है तो उसे ज़बरदस्ती खाना बनाना ही है। ठीक है, तो वो भी एक तरह की स्लेवरी ही है। समझ गए? तो इस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। इस डाटा के उपयोग को आप कर सकते हैं कहाँ पे? जैसे यूपीएससी ने अभी एक क्वेश्चन पूछा था ना कि पितृसत्तावाद की समाप्ति के बावजूद भी अभी भी उसके कुछ इनपुट विद्यमान रहते हैं, तो वहाँ पे आप मॉडर्न स्लेवरी के पार्ट में बता सकते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमने पितृसत्तावाद के प्रसूत वाले एसे को काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल से डिस्कस किया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर यूट्यूब की उसे देखिएगा। साथ ही टेलीग्राम पे हमने उसकी लिंक भी शेयर की है। क्लियर? आईएलओ क्या है? 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। पर्पस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को श्योर करना। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हालांकि आईएलओ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है कि कौन कौन से चाइल्ड राइट से संबंधित इसमें प्रोविजंस हैं। IOM क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है माइग्रेशन को लेके। माइग्रेशन को लेके हम आपको कई सारी डिक्लेरेशन भी बताएंगे, जैसे न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा शरणार्थियों को लेकर। अभी तक प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आया है बट पूछा जा सकता है। तो क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1951 में इसका गठन हुआ। पर्पस सर्विसेज एंड एडवाइस कंसर्निंग माइग्रेशन टू गवर्नमेंट्स एंड माइग्रेंट प्रोवाइडर्स, मतलब कि उन लोगों को सर्विसेज एंड एडवाइसेस प्रोवाइड कराना जो माइग्रेंट हैं, जिनको गवर्नमेंट से कोई सुविधा नहीं मिल रही। क्लियर? यूएन के 2016 में रिलेटेड हेडक्वार्टर जिनेवा में है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर आता है UNHRC। काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, आपसे क्वेश्चन हर हाल में पूछा जा सकता है। नाम से समझ में आ रहा है UNHRC है, मतलब यूएन की बॉडी होगी। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। पाकिस्तान पुनः इसका मेंबर बना है। क्वेश्चन आपसे कहाँ पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूएन की अधिकांश बॉडी का गठन तो 1945 में हो गया था, बट UNHRC का गठन 2006 में हुआ, इसलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ऑलरेडी आप स्विट्ज़रलैंड को कई बार देख चुके हैं, फिर भी हम आपको दिखा देते हैं एक बार स्विट्ज़रलैंड। ये है हमारा प्यारा अरब कंट्री, ये है हमारा जर्मनी। क्लियर? और जर्मनी के नीचे ही है, सॉरी क्यों नहीं हो रहा, हाँ ये जर्मनी है। जर्मनी के नीचे ही ये है हमारा क्या? फ्रांस। ठीक, और ये फ्रांस के पास में ही ये स्विट्ज़रलैंड। क्लियर? तो ये आप स्विट्ज़रलैंड देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, फिर बात आती है 193 इसके कंट्री मेंबर हैं। उद्देश्य है ह्यूमन राइट्स के वंचित को रोकना। आपको पता होना चाहिए यूपीएससी ने इस पर एक क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से संबंधित कि कौन कौन से प्रोविजन शामिल हैं उसमें, तो उसमें भी आपको वही करना था क्वेश्चन कि सभी के सभी इसमें शामिल हैं। और आप देखेंगे उसमें सभी ऑप्शन वाला विकल्प ही सही था। क्लियर? तो वो तो हम अपना बैक ईयर की ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स में कराते हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी है।
मेंबरशिप के लिए काउंसिल का निर्माण 47 कंट्री मेंबर, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि 193 तो कंट्रीज के पार्टिसिपेट मेंबर हैं, ठीक है। फिर इसकी जो काउंसिल है उसमें 47 जो मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और उस काउंसिल में भी ध्यान देना ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन श्योर है। मतलब कि अफ्रीकन स्टेट से 13 मेंबर लिए जाएंगे, एशिया पैसिफिक स्टेट से 13, ईस्टर्न यूरोप से 6 मेंबर, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टेट से 8 कंट्री एंड वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स से 7 कंट्री। अब आप में से कई सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टेट्स कहाँ पे है। तो आप में से जो लोग यूएसए गए होंगे यानी कि नॉर्थ अमेरिका, हालांकि गया तो अभी तक कोई भी नहीं होगा, तो नॉर्थ अमेरिका के नीचे मतलब मैक्सिको की जो पूंछ है, पनामा जो आप पढ़ते हो ना, ये देखिए यहाँ पे ये मैक्सिको के बाद ये जो एरिया आता है ये वास्तव में कैरिबियन सी के पास का एरिया कहलाता है। क्या? कैरिबियन कंट्री। क्लियर? तो ये आप सब देख सकते हो, यहीं पे आपको छोटे छोटे कंट्री मिलेंगे, हैती मिलेगा, क्यूबा मिलेगा। क्यूबा मिसाइल संकट आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जीएस वाले भी पढ़ते हैं और ऑप्शनल वाले भी पढ़ते हैं, ठीक है। फिर है इसमें डोमिनियन रिपब्लिक है, प्यूर्टो रिको है, कई बार आप लोगों को प्यूर्टो रिको पूछा जाता है बट पता नहीं होता है, ठीक है। टुर्कस एंड काइकोस है, हवाना है यहीं पे, बहामास है, बहामास हमने आपको पीछे उसमें दिखाया था, ठीक है। तो ये सारी कंट्री हैं, बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। गल्फ ऑफ मैक्सिको है यहाँ पे, और ये है आपका कैरिबियन सी, ठीक है। कोस्टा रिका है, निकारागुआ है, अल सल्वाडोर की सीमा नहीं लगती है, बस ये याद रखना, ठीक है। ग्वाटेमाला है, बेलीज है, ठीक है, पनामा है। बाकी आपके जो साउथ अमेरिका के कंट्री हैं वो लगते हैं यहाँ पे, चाहे वेनेजुएला हो, ठीक। तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है यहाँ पे 3 वर्ष के लिए चुना जाता है, केवल 2 बार ही चुना जाएगा, लेकिन तीसरी बार नहीं होगा योग, ठीक है। फिर आता है सेवियर सिबलिंग एक्सपेरिमेंट। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सेवियर सिबलिंग क्या है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया में पहली बार सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया है। मतलब क्या है कि जब कोई बेबी जन्म लेता है तो उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे उसकी बॉडी के अंदर का जो ब्लड है या जो हीमोग्लोबिन है वो डिसऑर्डर में हो जाता है। मतलब कि उसमें कई सारे विटामिन्स की कमी होती है और वो ब्लड उसको हार्म पहुंचाता है, उसकी बॉडी को डिस्टर्ब करता है। क्लियर? तो उसी से संबंधित होती है सिबलिंग की बीमारी। क्लियर? एग्जाम्पल जैसे थैलेसीन ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हीमोग्लोबिन काउंट काफ़ी कम हो जाती है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि जब किसी पर्सन को डेंगू होता है तो उसकी बॉडी की प्लेटलेट्स कम हो जाती है, तो वो तो होता है किसी के इन्फेक्टेड से संपर्क में आने पे, बट जब बेबी जन्म लेता है तो उसी समय उसकी बॉडी में काफ़ी सारी कमियां होती हैं, तो उस चीज़ को कहते हैं सिबलिंग। क्लियर? इसलिए ब्लड को चेंज कराना होता है। अब क्या होता है, एक ही काम कर सकते हैं ना कि पूरी की पूरी बॉडी के अंदर के ब्लड को चेंज कर दो। सपोज करो, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जो बेबी अभी जन्म लिया है, जिसको मान लीजिए अभी 5 घंटे भी नहीं हुए हैं, उसकी एक एक ब्लड वेसल्स को चेंज करना है। कोई ऐसा तो है नहीं कि टंकी का पानी है हमने इधर से डाला उधर से सफाई कर दी, और जब टंकी को भी हम साफ़ करते हैं तो भी उसमें टाइम लगता है, बट हमें बेबी की एक एक ब्लड मसल मतलब नाम मात्र का भी एक बूंद उसमें ब्लड नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, जब आप ब्लड को चेंज कर रहे हो तो बेबी की जो बॉडी है वो भी सेफ बनी रहे, तो काफ़ी रिस्की काम होता है। तो उसी चीज़ को ये किया गया है, एक एक्सपेरिमेंट जिसके माध्यम से इस चीज़ को सॉल्व की गई प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी आपको काफ़ी डिटेल से नहीं पढ़ना है, आप लोगों की कुछ की तो रूह काम गई होगी ये चीज़ देख के। बॉडी से बीटा ग्लोबिन जीनेसिस मिसिंग होता है, इसीलिए वहाँ पे हीमोग्लोबिन की कमी होती है। इसलिए जब तक बच्चे 2 वर्ष के हो पाएँ तभी उनका ये लक्षण आसानी से दिख पाता है। कहने का मतलब कि बच्चा जब जन्म लेता है तो इसके लक्षण हमें सामने से नहीं दिख पाते, बट जब वो 2 वर्ष का हो जाता है तो पता चलता है। जैसे आप लोगों में से मैं कुछ बच्चों से मिला हूँ, तो हमारे गांव में ही है, मोहल्ले में, तो उसकी क्या खराबी है कि उसकी स्किन को आप टच करेंगे ना तो वहाँ से ब्लड निकलने लगेगा। मतलब ये प्रॉब्लम आती है, कुछ की स्किन काफ़ी पतली होती है, बिल्कुल सॉफ्ट, ठीक है। तो वही चीज़ है। फिर आता है एक ही इलाज है कि वो भी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो, वो भी किसी डोनर का जो ह्यूमन, बिल्कुल भी आपको ये नहीं पढ़ना है, मतलब आप तो फिर वही हो गया मेडिकल वाले बन गए।
थैलेसीमिया बाल सेवा योजना क्या है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। थैलेसीमिया बस आपको देखना पड़ेगा क्या होता है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। फिर आता है स्किल सेल डिजीज़, काफ़ी सारी बीमारियां ही अब आपको पढ़नी पड़ेंगी अभी। स्किल सेल डिजीज़ क्या है, ये एक प्रकार का म्यूटस है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स इसमें हार्ड हो जाते हैं और सी आकार के हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स। क्लियर, मतलब रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं हमारे डब्बे की तरह, लेकिन वो क्या बन जाते हैं, जैसे ऐसे होते हैं, ठीक है, सारी डिब्बियाँ होती हैं छोटी छोटी। बट जब उसमें स्किल सेल डिजीज़ अंदर इन्फेक्ट करती है तो ये हो जाते हैं बिल्कुल ऐसे चापाकार, मतलब चंद्रमा की तरह, ठीक। तो आपसे नहीं पूछेगा। एक्सरसाइज सुरक्षा कवच क्या है, आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जोजिला टनल इंपॉर्टेंट है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, श्रीनगर को लेह से जोड़ेगी, नेशनल हाईवे 1 है, हाई माउंटेन पास हिमालय का लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं टनल ऑफ अपनी जोजिला। क्लियर, क्योंकि अभी ज़्यादा एक चर्चा में रही थी। तो जोजिला टनल, तो ये हम चले अपने भारत की ओर, तो ये हमें मिली जोजिला टनल। क्लियर, तो ये जोजिला टनल आपने देख लिया। अब यहीं पे हम आपको दिखा, टनल है ना तो इसलिए आपको अंदर मिलेगी। अब आप में से कई सारे बच्चे मतलब ये सोच रहे होंगे सर टनल दिखा तो रही है, तो ये अंदर है भाई, इसी के अंदर अंदर, ठीक है, मतलब हद होती है आप लोगों की भी। अब दिखाते हैं इसमें क्या, एक और टनल आपको, रोहतांग टनल, ठीक। ये देखिए, इसको मैंने क्यों दिखाया है, क्योंकि इसका नाम चेंज हो गया है, ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टनल है। ये देखिए, ये है आपकी अटल टनल रोहतांग, मतलब इसका नाम कर दिया गया अटल, ठीक है। तो ये आप टनल देख सकते हो, इन पहाड़ियों के अंदर से बनी है, तो इसलिए ये इधर का गेट है, वो उधर का गेट है, ठीक, काफ़ी अच्छा है। तो कभी आप जाइएगा, मज़ा आएगा घूमने में, ठीक है। तो ये आपको नहीं याद रखना है। चलिए अब हम देखते हैं आगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है आर्टिकल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब बॉडी, एससीओ। एससीओ को वैसे हम इंडिपेंडेंट रूप से अलग से पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा इस पे आर्टिकल्स आए हैं तो उनको हम एक जगह कंपाइल करके ही पढ़ाएंगे। हालांकि आपको जब हम सारे पढ़ा देंगे 36 महीने का करंट तो अपने आप कंपाइल हो ही जाएगा, ठीक है। एससीओ में 8 कंट्री मेंबर हैं, शुरू में कितने थे, केवल 6, ठीक। संघाई पैक्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा संघाई पैक्ट का संबंध किससे है, एससीओ से। 2001 में गठन किया गया था। अफ़गानिस्तान शामिल नहीं सदस्य में, मतलब अफ़गानिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ये बात याद रखनी। पाकिस्तान है बट अफ़गानिस्तान नहीं है, ठीक है। भारत पाक अस्ताना समिट में शामिल हुआ था, मतलब भारत एवं पाकिस्तान को अस्ताना समिट में शामिल किया गया था। दूसरी बात कि ये ऐसी वो है बाहरी कोई मतलब दूसरे देश की जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य नहीं है। तुर्कमेनिस्तान का मतलब क्या हो गया, तुर्कमेनिस्तान का आपका मतलब ये हो गया घोड़े वाला, क्लियर। तो आपको नहीं याद रखना है, अशगावत जिसकी राजधानी है, तो ये इसका मेंबर नहीं है। हेडक्वार्टर का है बीजिंग में। मैंने क्या बताया था आपको उतने टाइम कि संघाई नहीं है, इसका हेडक्वार्टर क्या होगा, बीजिंग, क्लियर। तो ये आपको याद रखना। अच्छा संघाई किसका मैंने बताया था, याद करिए, मैंने संघाई आपको बताया था ND और B का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसमें 2-3 और हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे बस मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक तो है सेरी अर्का डिक्लेरेशन, दूसरा क्या है, दूसरा है इसका रैट्स मैकेनिज़्म, ठीक है, वो इसी से संबंध है, हम उनको पढ़ाएंगे, बाकी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें। फिर आता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स, आपसे यूपीएससी क्वेश्चन से पूछेगी नहीं, बस देख लो, ये एक प्रोमिसरी नोट्स होता है। प्रोमिसरी का मतलब होता है वादा, कि हम आपको वादा करते हैं धारक को इतने रुपए हम पे करेंगे, ठीक, प्रॉमिस होता है ना, वही चीज़। कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकता है। पात्रता, वो राजनीतिक पार्टी जो रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 की धारा सेक्शन 29A के तहत रजिस्टर्ड है और साथ ही साथ अभी हाल में जो लेटेस्ट चुनाव हुए हैं यानी कि जनरल इलेक्शन, उसमें पूरे वोट का 1% उसको मिला हो तो ऐसी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड मिल सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि सभी पार्टियों के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड अलाउ हैं, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है FAO, ऑलरेडी हमने पढ़ाया था कि UN की बॉडी है, तो देख लेते हैं क्या है FAO में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में इसका गठन हुआ था, 75 ईयर्स हो गए हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट है।
यूएन की एजेंसी है। पर्पस हंगर की समाप्ति, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव व फूड सिक्योरिटी को लाना। हेडक्वार्टर रोम इटली। आप कई बार देख चुके हो, एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको कि हमारा रोम कहाँ पे है और इटली कहाँ पे है। क्लियर, क्योंकि ये देखें, ये है हमारा प्यारा भारत, भारत से हम गए मेडिटेरियन सी की और ये है मेडिटेरियन सी, ये है हमारा इटली। क्लियर, और इटली में ही है यहाँ पे रोम, वेटिकन सिटी के पास में ये है, देखिए रोम आपका। क्लियर, तो बाकी आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि रोम कहाँ पे है, इटली में है, इटली कहाँ पे है, मेडिटेरियन सी में। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, ये यहाँ पे बताइए कौन सा ये सागर है, इस जगह पे काफ़ी इम्पोर्टेंट सागर है। यूपीएससी हालांकि आपसे इतना तो पूछेगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे कौन सा सागर है आपका, ये है आपका क्या, एड्रियाटिक सी। ठीक, तो इससे ज़्यादा आपको कुछ भी यहाँ नहीं याद रखना है। चलिए अब आता है 197 कंट्री हैं। इंडिया बताइए इसका मेंबर होगा, बिल्कुल होगा, यूएन की बॉडी है आखिरकार। एफएओ काउंसिल को 1947 में गठन किया गया, 49 कंट्री मेंबर हैं। वर्ल्ड फूड प्रपोजल का ध्यान रखा जाता है, साथ ही इसने यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की 2020-21 की भारत की सदस्यता को अप्रूवल दे दिया, मतलब कि इस समय इंडिया इसका मेंबर भी है। क्लियर, जो ये काउंसिल इसकी होती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम स्कूल मील्स पर काफ़ी फोकस, 1961 में इसका गठन किया गया था। बाकी आपसे कुछ नहीं पूछेगा। फिर आता है चाबहार पोर्ट, ईरान में लोकेटेड है, गल्फ ऑफ ओमान व इंडियन ओशियन से संबद्ध है। तो एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं, वैसे हमने इतनी बार आपको ये दिखाया है कि आपको याद ही हो गया होगा। तो ये देखिए, ये है हमारा प्यारा सा ईरान। ठीक, ये है यहाँ पे कौन सा पोर्ट बताइए, यहाँ पे है ग्वादर। ठीक है, और ये है यहाँ पे चाबहार पोर्ट। यहाँ पे थोड़ा सा और जूम करता हूँ, अगर दिखाई पड़ जाता है आपको तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे है चाबहार पोर्ट। ठीक है, और यहीं पे आपको क्या मिलेंगे, दो पोर्ट और हैं जो चाबहार के ही सब पार्ट हैं। कौन कौन सा, शाहिद बेस्ती और शाहिद कालंतरी। क्लियर, ये देख रहे हो आप, चाबहार हैं, यहीं पे दो छोटे छोटे और पोर्ट हैं, उनको बोलते हैं शाहिद बेस्ती और शाहिद कालंतरी। ये है आपका कौन सा पोर्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पोर्ट मिलेगा ये ग्वादर। क्लियर, तो इसलिए ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है दोनों की। अब दूसरी बात हमने क्या दिखाया, गल्फ ऑफ ओमान और बताइए अरब सागर। तो ये है आपकी कौन सी, गल्फ ऑफ पर्सिया, ये है गल्फ ऑफ ओमान, है ना, ये देखो, ये गल्फ ऑफ ओमान है और ये है गल्फ ऑफ पर्सिया, और यहीं पे है आपका कौन सा सी, अरब सागर। ठीक, तो इसलिए आपको यहाँ पे पूछा है, और ये हार्मुज है, बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। चलिए अगला है भूमध्य सागर। ऑलरेडी हमने भूमध्य सागर पे काफ़ी सारी कंट्री पढ़ाई हैं, और प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में हमने इन सभी कंट्री के ना फार्मूले भी बता दिए हैं कि आपको कैसे याद रखना है, कैसे आपको रॉकेट के अंतर्गत कैस्पियन को याद रखना है, कैसे सुई मियाज के अंतर्गत लाल सागर को याद रखना है, कैसे जीटीआर ब्रू के अंतर्गत काले सागर को याद रखना है। तो आप प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज को ज़रूर देखें, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि हमने वहाँ पे कैसे कंप्लीट कराया है। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात आती है इसी के आगे, देखते हैं क्या है, एमएसपी एंड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। यूपीएससी ने काफ़ी बेकार टाइप का क्वेश्चन पूछा था कि एमएसपी किन किन फसलों के लिए जारी की जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फसलें होती हैं, 23 से ज़्यादा फसलें हैं, तो यूपीएससी ने वही क्वेश्चन पूछा था। बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एमएसपी के अंतर्गत 22 फसलें आती हैं। गन्ना के साथ एफआरपी चलता है, मतलब एमएसपी गन्ना के लिए नहीं जारी की जाती है, गन्ना के लिए क्या होता है, एफआरपी। इसका मतलब फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक है, पहले 14 फसलें खरीफ की, 6 रबी की, 2 वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। अब आगे आपसे अगर क्वेश्चन कभी पूछेगा तो यही पूछेगा कि इसमें केवल खरीफ की फसलें शामिल हैं एमएसपी में, केवल रबी की हैं, वाणिज्यिक फसलों का अभाव है, तो अब गलत हो जाएगा। ठीक, इस एमएसपी को सीएसीपी रिकमेंड करता है। ठीक है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ध्यान देना इस लाइन को, इस पे क्वेश्चन बनता है। रिकमेंड कौन करता है, सीएसीपी, 1965 में जिसका गठन हुआ था। ठीक, और इम्प्लीमेंट कौन करता है, दूसरी बॉडी है। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है, डिसेंट्रलाइज एजेंसी है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। जीएमआरटी क्या है, पूरा नाम है जियांट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप। जियांट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी है, आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा।
नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स इसे ऑपरेट करता है टाटा इंस्टीट्यूट, आपसे नहीं पूछेगा क्या है, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा एक तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे, दूसरा पूछेगा कि किन किन डायमेंशन को शामिल किया जाता है। ठीक है, हालांकि पूछ चुका है फिर भी देख लीजिएगा। भारत का स्थान सही नहीं आया है। 3 डायमेंशन है, इनसफिशेंट कैलोरिक इनटेक, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, अब इसी में 4 इंडिकेटर हैं, यूपीएससी ने चारों इंडिकेटर पे भी क्वेश्चन पूछा है। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये क्या होते हैं इतना डेप्थ हमें नहीं देखना है क्योंकि हमारे लिए काम के नहीं हैं। ठीक है, तो फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि इन चारों का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके अंदर नरिशमेंट नहीं होता उतना, मतलब उनके अंदर पोषण की कमी होती है। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि उनमें वजन की कमी होती है। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है कि उनकी जो हाइट है वो वेट के अनुरूप नहीं होती। मॉर्टेलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई उनमें पोषकता की मात्रा की काफ़ी कमी होती है। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। फिर आता है स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स क्या है? श्रीलंका के साथ में एक्सरसाइज है, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। हाँ, आपसे पूछ क्या सकता है, क्रम पूछ सकता है। कैसे? क्रम में लगाइए, पंबन द्वीप, रामेश्वर, धनुषकोडी, आदम ब्रिज, थलाई मन्नार और मन्नार आइलैंड। क्लियर? तो वास्तव में इसका यही क्रम है, उत्तर से दक्षिण। पहले आपको पंबन द्वीप मिलेगा, एक बार आपको दिखाते हैं, आपको भी बड़ा मज़ा आ जाएगा देख के। तो ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, इस प्यारे भारत को हमने ये जूम किया। ठीक है, इसको थोड़ा और जूम करते हैं। तो ये हमने इसको जब जूम किया तो हमें क्या मिला यहाँ पे, आप ऐसे देखें, ये है रामेश्वरम। ठीक है, ये है पंबन आइलैंड। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, पंबन पहले मिला, फिर रामेश्वरम मिला, फिर धनुषकोडी मिला। क्लियर? धनुषकोडी आपको मिल गया। इसके बाद क्या आया, थाई पल्लाई मन्नार। क्लियर? तो ये आपने देख लिया। फिर इसके बाद आपका क्या, मन्नार आइलैंड। क्लियर? तो ऐसे आपको देखना है, राम सेतु ये बीच में ब्रिज बना हुआ है, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब आपको याद है कि पहले क्या था, पंबन था, फिर रामेश्वर, फिर धनुषकोडी, फिर आदम ब्रिज और फिर थालाई मन्नार। आपने सोचा सर आदम ब्रिज कहाँ है? ये आदम ब्रिज है। आदम का मतलब क्या होता है कि बनमानुस, या आप कह सकते हो लंगूर। आदम उसी को बोलते हैं ना, आदम ओलो, आप कहानी पढ़ते हो ना, एप्पल वाली जो है, सेब को काटा क्यों गया था, तो वो आदम वही चीज़ है। ठीक, तो उन्हीं के द्वारा, मतलब हनुमान जी के दोस्तों के द्वारा जो पुल बनाया गया ना, तो वही चीज़ है। ठीक, नल और नीर के द्वारा। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए, फिर आता है हमारा एशियन कंजर्वेशन रिजर्व्स, आपसे नहीं पूछेगा। यमुना नदी के किनारे है, देहरादून उत्तराखंड, पहला रामसर साइट है, आपसे नहीं पूछेगा। आसन कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, फिर आता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ये एक आइलैंड कंट्री है, साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, नॉर्थ व साउथ में कुक स्टेट से जुड़ी है, नॉर्थ में तस्मान सी। ठीक है, स्टेवर्ड आइलैंड न्यूजीलैंड का है, साउथ पैसिफिक ओशियन में। ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है, ग्रेट बैरियर आइलैंड ये भी न्यूजीलैंड का पार्ट है। तो हम इतनी सारी चीज़ों को देखेंगे। और साथ में जब हम आपको तंजानिया पढ़ा रहे थे अभी, तो उसमें हम एक चीज़ भूल गए थे, क्या, हम तस्मानिया आपको नहीं दिखाए थे। क्लियर? तो हम दोनों चीज़ें आपको दिखा देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि आपकी कोई चीज़ छूट गई है। तो आप यहाँ से इंडिया से चलेंगे कहाँ पे, ईस्ट की ओर, और यहाँ से चलेंगे हम कहाँ, ऑस्ट्रेलिया की ओर। तो जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुँचे तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे है ये तस्मानिया और ये है तस्मान सी। तो आपने ये लोकेशन देख ली। क्लियर? फिर क्या आता है, यहाँ पे आता है न्यूजीलैंड। क्लियर? ये न्यूजीलैंड है, ये 2 पार्ट में है, एक उत्तरी न्यूजीलैंड, एक दक्षिणी न्यूजीलैंड। और उत्तरी और दक्षिणी को जोड़ने वाली ये बीच की जो स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं क्या, कुक स्ट्रेट। क्लियर? ये है हमारी कुक स्ट्रेट। आप में से जब आप लोग IAS बनेंगे तो क्या होगा कि जिन लोगों को फॉरेन घूमने जाना होगा तो वो लोग कहाँ जाते हैं, वेलिंगटन घूमने जाते हैं। आपने टीना टॉबी जी की एक पिक देखी होगी अतर आमिर के साथ में, तो वेलिंगटन की पिक थी। क्लियर? तो कभी घूमने जाना तो चले आना। ये कुक स्ट्रेट है। क्लियर? तो आपने ये देख लिया। अब आपको यहाँ पे हम कुछ आइलैंड दिखाते हैं। कौन कौन से इसने आइलैंड आपसे पूछा है? आपसे पहला आइलैंड इसमें पूछा है क्या, स्टीयरबोर्ड आइलैंड। स्टीयरबोर्ड आइलैंड कहाँ पे है, ये आप ऐसे देखिए, स्टीयरबोर्ड, हाँ ये देखिए स्टीयरबोर्ड आइलैंड। ठीक, तो ये आपने देख लिया स्टीयरबोर्ड या रायकुरा आइलैंड, ये है न्यूजीलैंड का। फिर आपको यहाँ पे एक और आइलैंड आपको मिला, ग्रेट बैरियल आइलैंड।
कई बार बच्चे यहाँ पे सोच जाते हैं ग्रेट बैरियर होगा तो ऑस्ट्रेलिया का होगा, तो बिल्कुल भी नहीं। ये ग्रेट बैरियर आइलैंड है, ग्रेट बैरियल, ठीक है, आइलैंड। एक मिनट, ये गलत हो गया यहाँ पे, ग्रेट, ये देखो ऑकलैंड में है, ठीक। तो ये आपका मिल गया ग्रेट बैरियर आइलैंड। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताते हैं, ये देख लो कितना अच्छा पक्षी है, बेचारा खा रहा है कुछ, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ठीक। तो बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो ये देखो लोकेशन, इसकी लोकेशन आप काफ़ी इम्पोर्टेंट लोकेशन है ये, कि ये है कहाँ पे, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्या है बताइए, ये पैसिफिक का रीजन है पूरा। तो ये कहाँ पे आता है, पैसिफिक ओशियन में, यानी कि ग्रेट बैरियर आइलैंड कहाँ का, पैसिफिक का। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात आती है स्किन्स की, क्या है, छिपकली की प्रजाति है, नहीं याद रखना है आपको। इज़राइल व बहरीन इम्पॉर्टेंट है लोकेशन के हिसाब से, चौथा अरब देश बन गया जो इज़राइल के साथ समझौता किया है। तो एक बार हम इनकी लोकेशन दिखा देते हैं। तो हम चलेंगे अपने प्यारे भारत से वेस्ट की ओर, ये है प्यारा भारत, ये है हमारा वेस्ट, और यहाँ पे हम पहुँचे अपना, एक मिनट, हाँ यहाँ पे हम पहुँचे, ये है हमारी कौन सा कंट्री बताइए, ये है हमारा इज़राइल, क्लियर। ये वेस्ट बैंक है, ये मृत सागर है, ये है इज़राइल, और यहाँ पे है भूमध्य सागर। बात कर रहा है बहरीन की, तो बहरीन आपको कहाँ पे मिलेगा, बहरीन आपको यहाँ पे ये मिलेगा, छोटा सा आइलैंड है ये देखो पूरी तरह से जल से वो मिला हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं बहरीन, समझ गए, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। गल्फ़ ऑफ पर्सिया में है, ठीक, ये बहरीन आपका मिल गया, ये कतर है। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है, समझ गए। चलिए अब बात आती है क्या, क्लाउड इनोवेशन सेंटर, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा क्लाउड इनोवेशन सेंटर क्या है, आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। अमेजन वेब सीरीज के साथ मिलकर बनाया है, कुछ भी नहीं पूछेगा आपको। फिर आता है क्या, डेमचोक सेक्टर। डेमचोक सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ाया ना, आपको क्या पढ़ाया बताइए, हमने आपको पढ़ाया था कि दौलत बेग रीजन वगैरह को, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ाया था। तो वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि नुब्रा वैली, दौलत बेग, ये कहाँ के रीजन है। तो डेमचोक सेक्टर है पूर्वी लद्दाख का, चार्डिंग नुल्लान एंड इंडस रिवर के पास में, ठीक है। तो एक बार हम आपको डेमचोक दिखा देते हैं, नहीं तो आप भी कहेंगे कि सॉरी, डेमचोक, क्लियर। डेमचोक यहाँ पे, ये देखो कितने परम हैं, देख रहे हो, मतलब यहाँ पे हद तो तब हो गई कि जब यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, डेमचोक आल्सो कॉल्ड पैरिजस बाई चाइना इज़ अ विलेज एंड मिलिट्री इनकैम्पमेंट इन द डेमचोक सेक्टर डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अरे भाई जब डिस्प्यूटेड है तो इंडिया की चाइना को क्यों दिखा रहे हो, क्लियर। तो ये देखिए आप ऐसे देख सकते हैं, मतलब गूगल वालों को भी ना कुछ भी है, ठीक। तो आप ऐसा समझ सकते हो, ये देखो फाल्कन इमरजेंसी एयर एंड ट्रेन, मतलब ये रीजन सबसे वैसा खतरनाक। एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये रेड लगा हुआ है, मतलब अभी तक हम लोगों को ऐसे किसी भी मैप में ऐसी चीज़ नहीं मिली है। ये डिस्प्यूटेड एरिया मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ठीक है। बाकी आपने कहीं पे भी ये रेड का निशान नहीं देखा होगा, मार्क, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, भारत सरकार है, कुछ ना कुछ तो करेगी ही। ICT ग्रांट चैलेंज आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि कम्युनिकेशन टेलीकेशन से रिलेटेड क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आपसे नहीं पूछेगा, तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जल जीवन मिशन देख सकते हैं आप इसे, जल जीवन मिशन क्या है, मंत्रालय जल शक्ति के अंतर्गत आता है। हर घर जल टू ऑल रूरल हाउस होल्ड 2024 तक। आप देख रहे होगे ना, आपके गांव में पाइपलाइन पड़ रही होगी, जगह जगह सड़कें खोद रहे हैं, वो इसी चीज़ से संबंधित है। राज्य सरकारों के साथ सहयोग से, मतलब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्लियर, मतलब मिलाकर बनाई जाएगी। मालाबार एक्सरसाइज आपसे नहीं पूछेगा, एक्सरसाइज यूपीएससी को नहीं पूछता है, मालाबार का रीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुरू में भारत USA 1992 में, बाद में जापान ने भी पार्टिसिपेट किया, अब ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की बात हो रही। क्यों, क्योंकि क्वाड में सभी मेंबर हैं इसलिए।
फिर आता है एनक्लैट। एनक्लैट पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, लेकिन काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो इस चीज़ को देख सकते हैं। पूरा नाम है नेशनल कंपनी लॉ एप्लेट ट्रिब्यूनल इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत सीसीआई के तहत डिसीजन की अपील सुनती है। 2016 में बनी थी सेक्शन 410 कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। सरकार द्वारा सीजीआई के परामर्श के बाद चेयरपर्सन की नियुक्ति होती है। सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? पूरा नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। स्टेचुरी बॉडी होती है। कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत गठन है। 2009 में बनाया गया था। एक चेयरपर्सन होते हैं, वह 6 मेंबर होते हैं। यूपीएससी ने क्या दिया था कि प्रधानमंत्री इसके चेयरपर्सन होते हैं, तो नहीं, ठीक है। एक और बात कि जब हम आपको ये चीज़ें बताते हैं ना, जैसे एनक्लैट वगैरह बता दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी इन्हीं लाइन पे क्वेश्चन पूछे, थोड़ा डेप्थ वो चली जाती है। तो हम आपको क्या कराते हैं, आपको समझना चाहिए कि हमने आपसे कहा है कि 80-20 का फार्मूला आप याद रखो। 80-20 का मतलब क्या है कि 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो इतने डेप्थ में होंगे, इतने टफ होंगे कि जिन्हें हम नहीं कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते, वो इसीलिए दिए जाते हैं ताकि बच्चों के गलत हो जाएं। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर तो क्या फिर इन 20 को छोड़ कर आएंगे? नहीं, अटेम्प्ट आपको 100 ही करने हैं। कैसे अटेम्प्ट करने ये हम आपको बताएंगे। ऑलरेडी हम आपको जब बैक ईयर की ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स बताते हैं तो हम बताते हैं। आप क्या करेंगे, हालांकि थोड़ी बात यहाँ बताऊँगा, बाकी मैं कभी आपको इंडिपेंडेंट एक वीडियो के माध्यम से ज़रूर पढ़ाऊँगा कि आप क्या करेंगे। एग्ज़ाम हॉल में जाके फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन पहले पूरा पेपर देखेंगे, तो हो सकता है आपके 20 क्वेश्चन बिल्कुल वही आ जाएं जो आपको पता होंगे, ठीक है। सेकेंड राउंड में आप फिर पेपर को ओपन करेंगे, तब हो सकता है आपके 10 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाएँ। क्यों? क्योंकि आपको वो वाले विकल्प पता होंगे ना कि केवल इन 2 में से ही कोई एक सही होगा। थर्ड राउंड में जब आप करेंगे तो आपके लगभग 5 क्वेश्चन सही होंगे। अब आपको लग रहा होगा सर 3 राउंड तक जाते जाते केवल 35, तो हाँ साहब, ये स्थिति होती है और यही रियलिटी है। फिर आप क्या करेंगे, अब आपके पास बचे 3 ऑप्शन में, और अब आपके पास बचे वो जो आपने नहीं पढ़े। अब आप उनको ट्रिक्स और टैक्टिक्स का यूज करेंगे। क्या ट्रिक्स और टैक्टिक्स कि इसमें शब्द कौन सा है, इसमें सही विकल्प पे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं वर्ड दिया। तब जब आप इतनी ट्रिक्स और टैक्टिक्स लगा लेंगे तब आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे 20, अर्थात आप 55 पे पहुंच चुके होंगे, ठीक। अब आपके पास बचते हैं 45 क्वेश्चन। उन 45 क्वेश्चन में फिर से आप दिमाग लगाइए। लगभग 7 राउंड में आप वो पेपर पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिक यही होती है। बाकी कुछ बच्चे एक राउंड में, अब जितना जिनका कैपेसिटी है वो वहीं पे अगर सॉल्व कर पाते हैं, ट्रिक्स तुरंत जान जाते हैं तो वहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम आपको बताएंगे कैसे घटाना है, कैसे बढ़ाना है, और करके 100 ही आना है, ठीक है। चलिए देखो, गाना बज गया, बन गया, मतलब कैसे घटाना है कैसे बढ़ाना है, करके 100 ही आना है ना। बढ़िया डायलॉग है ये तो। चलिए, इस तरीके से हमने आज अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट किया। अर्थात आज हमने 11 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक की घटनाओं को काफ़ी अच्छे से डिटेल से एनालिसिस किया। इसके बाद अब आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है करंट से। अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है जिसमें हम 21 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को डिटेल से अध्ययन करेंगे, और इस तरीके से फिर हमारा अक्टूबर माह का करंट कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम अपना नवंबर माह के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं फिर अपने अगले पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।